ले जाइए आप। तारीख को हमारे यहाँ पे एक टप्पेबाजी हुई थी, इसमें आज 3 महिलाओं को अरेस्ट किया गया है। इसमें जब खुलासा हुआ तो पूर्व में इनके द्वारा 30 तारीख को 30 दिसंबर को कुछ पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिए थे। ये फर्जी कॉल करती थी जो वादी है उसको ये बोलते थे मैं आपके गांव की हूँ और आपकी भतीजी लगती हूँ और मुझे पैसे की ज़रूरत है। उसके बाद इसने ज्वेलरी के लिए उनको बुलाया कि आप आइए, यहाँ पे ज्वेलरी आपकी चेंज की जाएगी और आपको ज्वेलरी प्रोवाइड करवाई जाएगी। उस संबंध में वादी जब वहाँ पहुँचा तो वादी को इन तीनों महिलाओं ने बातों में लगा के उसका बैग को गायब कर दिया। तत्काल जब वादी ने इसकी सूचना दी तो पुलिस इसमें लगी, पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया। उसमें जब जांच पड़ताल की गई, सीसीटीवी कैमरा एवं आसपास से पूछताछ की गई तो इसमें 3 महिलाओं के नाम आए। आज तीनों को अरेस्ट किया गया है। इनके पास से लगभग 1,55,000 रुपये बरामद हुए हैं जो बैग इनके द्वारा वहाँ से गायब किया गया था वो भी बरामद हुआ है और उसमें जो ज्वेलरी थी उसको इनके द्वारा बेच के ये पैसे एकत्रित किए गए थे वो सारे पैसे बरामद हुए हैं। तो इन सभी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। उनके आसपास में जो टप्पेबाजी इनके द्वारा और भी शहरों में की गई उसकी जानकारी की जा रही है। दे देंगे आज नहीं कल, अगर नहीं करते तो हम आएंगे ऐसे। जी सर, दे देंगे आज नहीं कल, अगर नहीं करते तो हम आएंगे ऐसे। मैनेजर, तुम्हारे मैनेजर कहाँ है? मैनेजर चौदह से 22 तक हमारी यात्रा है और उसमें ये सारी चीजें साफ सफाई है, खराब है जैसे तुम्हारा नया पेट्रोल पंप था वैसे कर देना, समझ लो। बताना है, बता देना डीएम साहब आए थे, लिखा पड़ी होती है गंभीरता पूरी बात बता देना। ये करवा देते आप उसको लगा दो यार। अरे हो जाएगा वही डीआईओ था ना सर, अच्छा डीआईओ है नहीं सी। हाँ सर, अब जो छूट जाएगा वो आएगा अपने तरफ से। आगे कर लो, आपने अपने पड़ोसी चेक करें, आए वापस नहीं आए।
थैंक यू। ये 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर के स्पेशली जो हमारी सड़कें हैं सुल्तानपुर की अयोध्या की तरफ जाती हुई, उसका कल हम सभी ऑफिसर्स की पूरी टीम ने भ्रमण किया था। इस भ्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि हम यहाँ पे जो हमारी रोड्स हैं उनकी एक तो क्वालिटी ऑफ रोड देख लें, यदि कहीं पे गड्ढे हैं तो उनको भरने के निर्देश दे दिए गए हैं। ओवरऑल वैसे क्वालिटी ठीक थी, जहाँ कहीं पे थोड़ा बहुत वो पाया गया उसमें हमने यथोचित निर्देश दे दिए हैं। उसी के साथ रास्ते की थोड़ी साफ़ सफाई के लिए भी, और जैसा आप लोग जानते हैं कि पिछले महीने भी हमारा एक अतिक्रमण को लेकर के अभियान चला था, जिसके तहत जो हमारा नया वेंडिंग जोन बना था उसमें हम लोगों ने जो सब्ज़ी और फल के ठेले लगाते हैं उन सभी लोगों को कहा था कि कृपया वेंडिंग जोन में जा कर के ही वहाँ पे अपने ठेले लगाएं, जिसमें शहर को जाम की समस्या से थोड़ी निजात मिल सके। उसी अभियान को बेसिकली हमने और बढ़ावा देने के लिए कि, और ई रिक्शा स्पेशली ई रिक्शों की वजह से भी बार बार शहर में बहुत ज़्यादा जाम लग रहा था। इन 2-3-4 मेन बिंदुओं पर कल हम लोगों ने चर्चा की। उसी के साथ जो हमारा गोपाल दास पुल है उसको हर हालत में हम अगले हफ्ता 10 दिन में खोलने की पूरी कोशिश करेंगे। उससे भी थोड़ा जाम में लोगों को रिलीफ मिलेगी, और जैसे ही शहर के जाम में रिलीफ मिलेगी ऑटोमेटिकली जो अयोध्या की तरफ हमारी सड़कें हैं वहाँ पे जब वाहन जाएंगे तो उनके लिए भी आसानी रहेगी, उनको उतना ज़्यादा जाम नहीं झेलना पड़ेगा। तो यही कुछ मुख्य बिंदु थे। बाकी जनरल ऑफिसर्स को इसमें साफ़ सफाई का और अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो जो उनके काम थे उसको लेकर के निर्देश दे दिए गए हैं। धन्यवाद। द्वारा रामदूत बाइक संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, किस उपलक्ष्य में निकाली जा रही है? हमारा 22 जनवरी को अयोध्या में जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और वहाँ पे उसके कार्यक्रम की श्रृंखला में यहाँ पे भी एक बाइक संकल्प यात्रा का एक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पे हजारों की संख्या में अपने कार्यकर्ता, स्वयंसेवक एवं राम भक्त और नगर प्रेमी जनता सारी जो राम जी से जुड़ी हुई और राम जी के लिए बहुत समय से इंतजार वो घड़ी आज आ चुकी है। उसी उपलक्ष्य में हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस टाइप से हम सब लोग एकत्रित होकर यहाँ पे खुशी और हर्षोल्लास के साथ एक यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो पूरे नगर में भ्रमण करते हुए और वो बारह कॉलेज पे समापन होगी, जिसके बाद प्रसाद वितरण होगा। और सब लोगों से मेरा आग्रह है कि अधिक से अधिक अयोध्या पहुँचे और अपने जितने भी आसपास में मंदिर हैं और अपने जितने भी आसपास में प्रभात फेरियाँ निकलती हैं ऐसी सब आयोजनों का आयोजन करें और सब लोग अपना राम जी का उत्सव मनाएं। 22 तारीख को एक दीपावली के रूप से पूरा ये कार्यक्रम भव्य और दिव्य होना चाहिए। ये मेरा सभी हाथरस नगर जनपद से पूरा आग्रह और निवेदन है। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री प्रशासन और पुलिस विभाग के द्वारा व्यवस्था की गई है। देखिए, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बांग्ला इंटर कॉलेज के मैदान से प्रारंभ होकर और शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस इसी स्थान पर समाप्त होगी। इसमें रैली के आगे और पीछे, मध्य में और तमाम संवेदनशील स्थानों पे अलग से ड्यूटी लगाई गई है। और इसमें रैली के आगे एक क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल है, रैली के पीछे भी जो है एक क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल का पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसको सकुशल संपन्न करें। फिर मैं एक बार नाम बोल दे रहा हूँ। श्रीमती रंभा देवी, श्रीमती ममता देवी, श्रीमती सुदेश्वरी देवी, रीता देवी, रामरती देवी, किस्मती देवी, सुनीता देवी, दीनदयाल राम, रामलाल यादव जी, शेषनाथ दत्ता जी, ओसरी देवी, रीना चौरसिया और रामवद यादव जी, जुगेश मिश्रा जी, सतीश मिश्रा जी, आशा देवी जी, मधुनी देवी जी, राजेश दिनकर जी, मुमताज देवी जी, गंगा ठठेरा जी, अंजू विश्वकर्मा जी, चेचन शर्मा जी, लालता कश्यप जी, मंजू प्रजापति जी। बाबू रायपुर के ही लोग आएंगे।
अभी बाबू रायपुर के सम्मानित लोगों का नाम बोला गया है, वही लोग आएंगे और बिल्कुल आप शांति बनाए, बिल्कुल सबको मिलेगा। आज यह किस तरह का कार्यक्रम यहाँ मानपुर के ग्राम में आयोजित किया गया? सर देखिए, आज परम आदरणीय संकथा मिश्रा जी के द्वारा तमाम गरीब तबके के लोगों को कंबल वितरण का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। जैसा हम सब देख रहे हैं, ठंड का व्यापक असर सबके जीवन पे पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से कंबल वितरण उनके जीवन में थोड़ी गर्माहट लाने का काम अवश्य करेगी। और इसके लिए परम आदरणीय संकथा बाबा जी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे पुनीत कार्य के लिए उन्होंने हम सबको यहाँ आमंत्रित किया। जी, आपके द्वारा अभी विगत दिनों भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, क्या कहना चाहेंगे आप इस अवसर पर? कार्यक्रम चूँकि विगत दिनों किया गया, लेकिन अपने गांव अगल बगल जैसे आज 8-10 गांव का भिखनापुर है, अरकपुर है, बोहल है, केसरपुर, बंधौली, जयंतीदासपुर, मानपुर, बबुरापुर के गांव का भी अपना घर है। तो यहाँ के लोग भी जो असहाय हैं, निराश्रित हैं और विधवा हैं, उनके लिए भी मैं सोचा कि कंबल वितरण हो जाए। ये पुनीत कार्य जो है अपने महामहिम के सुपुत्र जिनके द्वारा मैं कंबल वितरण करने योग्य बना हूँ, मैं उन्हीं के द्वारा ये कार्यक्रम रखा कि आपके द्वारा अगर होगा तो मैं इसमें ठीक रहेगा। इस कार्य का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? कार्य का श्रेय तो महामहिम के जिनके द्वारा जो मुझे इस कार्य योग्य बना दिया, कंबल वितरण करने योग्य बनाया, मैं महामहिम को ही इसका श्रेय देना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आबाद है। अभी आपने एक जोरदार स्वागत किया। जी जी क्या संदेश है? जी, मेरा भाईचारे का संदेश है। हम हिंदू मुस्लिम एकता संगठन के साथ हैं। हम सब चाहते हैं हमारा हाथरस कायम रहे हिंदू मुस्लिम एकता के साथ और हमारा भाईचारा बना रहे। हम यही चाहते हैं और इसी बात का संदेश देते हैं। हमारे मुस्लिम भाई, सारे मुसलमान भाई हमारे जो हैं इस बात का सहयोग कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम सबका एकता बनी रहे और हम एकता कायम रखें। दिल से हम स्वागत है और बहुत गौरव की बात है कि आज राम बारात यहाँ से निकली है। और सबसे बड़ी बात देखने को यहाँ मिली कि जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं है, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष देखने को मिला है कि आज राम बारात का स्वागत हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों ने भी किया है और ढेर सारी फूल मालाओं के साथ पानी पिला करके बहुत सम्मान दिया है। मैं सभी मुस्लिम समाज के भाइयों का, हिंदू समाज के भाइयों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और इसी तरह हमारा हाथरस में भाईचारा बना रहे जो आज देखने को मिला। हमारा भारतवर्ष हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। हमारे भारतवर्ष के अंदर बहुत ही भाईचारा है, इसलिए आज जुमे के दिन अहले मुस्लिम समाज की ओर से ये जन जागरण रैली को बड़ा ही उनका भव्य स्वागत किया गया है
और मैं सभी अहले मुस्लिम समाज की ओर से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहूँगा कि हमारे भारतवर्ष के अंदर एक संगठन मौजूद होना चाहिए जिससे कि हमारा भारतवर्ष बहुत ही ज़्यादा ऊंची तरक्की पे पहुंचे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। बहुत बहुत एक सेकंड सामने देखिए भाई, आज तुम बोल गए एकदम। हमारे पार्षदों ने महिलाओं के साथ कोई अभद्र व्यवहार किया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि उस दिन की जो तथ्यात्मक घटना ये है कि जो बीजेपी की पार्षद रेखा सिंह हैं, वो हाउस टैक्स के मुद्दे पर बोल रही थी। वो सम्मानित पार्षद हैं, हमारी बड़ी बहन है। हम सम्मान करते हैं महिलाओं का, करते रहेंगे, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, पंथ या समाज की हो, हम सम्मान करते हैं। लेकिन वो ये कह रही थी कि हाउस टैक्स के मुद्दे पर वो बोल रही थी कि हाउस टैक्स का जो वसूली है वो बहुत अपमानजनक तरीके से वसूला जा रहा है। उस पर तमाम सदन ने, चाहे वो विपक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम लोगों ने ये कह गई कि अगर नगर निगम के अधिकारियों की हिम्मत है तो इस तरह से मुस्लिम इलाकों में हाउस टैक्स वसूल कर दिखाएं, जिसका विरोध करना चाहिए था। वो शब्दावली उनकी, हमारी बहन की गलत थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके सम्मान को कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई या उनको कोई गलत भाषा बोली गई। ये बिल्कुल ऐसा कोई नहीं है। ये बीजेपी के द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है। वो इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम पर डाइवर्ट करना चाहते हैं। तमाम लोग ये जानते हैं और हम भी जानते हैं कि नगर निगम के अंदर जो कोई भी प्रोसीडिंग होती है उसकी एक वीडियोग्राफी होती है। हमारा पहला सवाल और पहली मांग ये है कि उस सदन की कार्रवाई की जो वीडियोग्राफी है, जैसा कि बीजेपी के लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि एमआईएम के पार्षदों ने वहां पर कोई अभद्र व्यवहार किया या कोई किसी महिला पार्षद पर कोई गलत टिप्पणी की, तो उसकी जो कोई वीडियोग्राफी या फोटो कोई हो तो वो सार्वजनिक करे, मीडिया बंधुओं को उपलब्ध कराए, प्रशासन को दे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से बीजेपी इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम की तरफ डाइवर्ट कर रही है, बीजेपी क्या चाहती है? वो ये चाहती है कि किसी तरह से हम इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम की तरफ डाइवर्ट करें, जिससे उन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में आसानी हो। हम बिल्कुल इसके खिलाफ है। हमारे पार्षदों की गलती सिर्फ इतनी है कि जब वहां पर दलित पार्षदों के साथ ये अत्याचार हुआ तो हमारे पार्षद और हमारी पूरी पार्टी बहुत मजबूती के साथ उन पार्षदों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। ये इस तरह से बीजेपी की जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, जिस तरह उन्होंने कल जाकर कप्तान साहब के ऑफिस पर एक नई तहरीर दी है, जिसमें हमारे पार्षद फजल करीम, आसिफ सैफी और एक मुस्लिम लीग के पार्षद हैं रिजवान अंसारी, उनके नाम तहरीर दी है। और उनके महानगर अध्यक्ष की अगर आप भाषा देखें, कल की जो बाइट है उनकी, वो बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुस्लिम पार्षद, मुस्लिम पार्षद, मुस्लिम पार्षद। हम ये कहते हैं कि ये पार्षद मुस्लिम जरूर हैं, लेकिन ये भारत के संवैधानिक तरीके से लोकतंत्र का जो एक हिस्सा है, चुनावी प्रक्रिया, उस चुनावी प्रक्रिया के तहत चुनकर नगर निगम पहुंचे हैं, तो आप ये शब्द इस्तेमाल ना करें। मनोज भाई, क्या हो रहा है? मतलब पूरी कहानी एकदम बदल दी गई। सीधा आप लोगों के पार्षदों पर उन्होंने कहा कि अगर हमारी तरफ करा गया तो इशारा तो सीधा आप लोगों की तरफ ही हो गया। तो 3 ही पार्षदों के नाम तहरीर में दी गई कि तीनों के खिलाफ मुकदमा करके जेल भेज दी जाए, और को तो सारी तहरीर से आउट कर दिया गया। देखिए, ट्रिपल इंजन सरकार आने पर डेवलपमेंट की बात करने वाले आज किस तरीके से सड़कों पे खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और किस तरीके से सदन के अंदर तमाम कॉरपोरेटर्स की, जो विपक्षी कॉरपोरेटर हैं, उनकी आवाज़ को दबाया गया। सदन किस लिए होता है आप मुझे बताइए? इसलिए ना कि सदन के अंदर जब एक दल का कॉरपोरेटर खड़े होकर अपनी बात रख रहा है तो दूसरे दल के कॉरपोरेटर को अपना पूरा राइट है, पूरा अधिकार है कि वो उनकी बात को एग्री करे या डिसएग्री करे। इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम बीजेपी के पार्षद और तमाम बीजेपी के नेता, एमएलए, एमएलसी सड़कों पे निकल करके कॉरपोरेटर्स को मार रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से दलितों पर अत्याचार किया जाता रहा है, और आज भी बीजेपी की हुकूमत में वही हालात है कि सड़कों पे दलित कॉरपोरेटर्स को, जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो वोटों से चुन करके आए हैं, उनको मारा जा रहा है। आप देखिए किस तरीके के हालात हैं। ये बिल्कुल जगजाहिर है कि ट्रिपल इंजन की सरकार मेरठ के अंदर बनी, मेयर बने, वो सरकार बिल्कुल फेल हो गई है।
और बीजेपी भोगलाई हुई है। अभी आपने जिक्र किया 2024 के इलेक्शन का। यकीनन बीजेपी को पूरा डर और खौफ है कि 2024 में तमाम वर्ग, तमाम तबका बीजेपी से दूरी बनाएगा। इसलिए बीजेपी ये तमाम चीजों को कर दलितों को मार कर, दलितों को रोड पे, सड़कों पे आकर उनकी पिटाई कर बीजेपी हिंदू मुस्लिम बनाना चाह रही है और बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो आपने कहा कि आपके नेता हैं उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया कि अगर मुस्लिम पार्षदों को मुकदमे दर्ज हो गए, जेल गए तो जेल भरेंगे फिर आप? बिल्कुल बिल्कुल, जेल भरो आंदोलन चला देंगे। डीएम ऑफिस पे जाकर के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। अगर हमारे खिलाफ, अगर किसी षड्यंत्र के तहत, अगर हमारे कॉरपोरेटर्स के खिलाफ अगर मुकदमे किए गए तो ये तमाम चीजें की जाएंगी। हम भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और बीजेपी अगर इसको पॉलिटिकल रूप देना चाह रही है तो तमाम विपक्ष को इकट्ठा कर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। भाई एक चीज बताइए, विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, बसपा, सपा, कांग्रेस, तमाम और पार्षदों के नाम जब शुरू में 30 तारीख को घटना हुई, तमाम लोगों के नाम लिखे गए, तमाम लोगों के नाम कहे गए, लेकिन सभी पार्टियों को नाम हटा के सीधे आपके पास आ गए। अब आप देखिए ना, अब आप देखिए, तो जांच का विषय है ना। ये तो नगर आयुक्त की जिम्मेदारी है कि वो जो वीडियोग्राफी जो सदन के अंदर हो रही है उसको उजागर करे, उसको मीडिया के सामने रखें कि किसने वहां पर अभद्रता की या किसने नहीं की। यकीनन बीजेपी की बीजेपी की महिला पार्षद, उन्होंने कोई सवाल किया, उस पर तमाम विपक्षी कॉरपोरेटर्स ने अगर अपनी बात को रखा तो उसमें क्या, उसमें बीजेपी मारपीट कर रही है, उसकी वीडियो उजागर की जानी चाहिए। तो क्या विपक्ष को बांटने की कोशिश है, सबके नाम हटाकर सीधा ये हमको निशाने पे ले लिया? अब देखिए, ये चीज तो क्लियर है ना कि बीजेपी को अगर अपना कोई खुला दुश्मन नजर आ रहा है तो वह एमआईएम नजर आ रही है। आज तमाम पार्टी को, समाजवादी, बसपा हो या कांग्रेस हो, सबको निकाल करके आज बीजेपी एमआईएम को सीधा टारगेट कर रही है। तो क्या एआईएमआईएम इतनी कमजोर है कि सीधा उसके? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एमआईएम कहाँ कमजोर है? कहाँ एमआईएम कमजोर है? एमआईएम मजबूती से खड़ी थी, मजबूती से खड़ी है और मजबूती से खड़ी रहेगी। निकाय चुनाव में आप दूसरे नंबर पर रहे थे, पूरे देश में सुर्खियां बटोरी की गई है। एमके कोई ऐसे भी नेता है कि जो मेरठ जैसे नगर निगम चुनाव में, तो क्या 2024 का चुनाव आ रहा है तो क्या फिर वही स्थिति बनती जा रही है क्या? देखिए, अभी जो हमारा मुद्दा है नगर निगम को लेकर के, इसको हम अभी ये काम बीजेपी का है। बीजेपी अपने इलेक्शन की इस तरह से तैयारियां कर सकती है, लेकिन ये मुद्दा ये अधिकार की लड़ाई है। ये अधिकार की लड़ाई है। ये दलितों को मारा गया, हमारे दलित भाइयों को, कॉरपोरेटर्स को मारा गया, ये उनके इंसाफ की लड़ाई है। ये कोई इलेक्शन की लड़ाई नहीं है। ये बीजेपी की सोच हो सकती है, हमारी सोच कभी नहीं हो सकती। हरीश भाई, आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, आपके पार्षद हैं और भी तीसरे साथी भी आपके पार्षद हैं। अब किस तरीके से इनकी लड़ाई लड़ेंगे? सब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। देखिए, जब जरूरत होगी, जिन अधिकारियों से मिलना होगा, बिल्कुल जाकर के पुलिस प्रशासन में अपनी बात रखेंगे। और हमने शुरू से अवामी इंसाफ की लड़ाई को लड़ा है, तो यकीनन हम अपने कॉरपोरेटर्स के इंसाफ की लड़ाई को भी लड़ेंगे और अपने दलित भाइयों के इंसाफ की लड़ाई को भी लड़ेंगे। कोई ना कोई बड़ा नेता पार्षदों से मिलने आ रहा है, पार्षदों को आश्वासन भी दे रहा है। कल डीएम के ऑफिस पर मिलने की बात इन लोगों ने कही है, 10 की महापंचायत चुकाई है। आप लोग भी बड़े कुछ तरीके से, क्या कोई आंदोलन में कोई नया रुख आपकी तरफ से या कुछ और बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं आप लोग? नहीं, गुस्से की बात नहीं है, ये नैतिकता का सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल जो वहां पर हुआ है वो गलत था और बीजेपी बहुत अहंकार में है और बीजेपी ये चाहती है कि ये जो मुद्दा है किसी तरह से हिंदू मुस्लिम पर डाइवर्ट हो। हम इसको बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये दलित पार्षदों के साथ अत्याचार हुआ है, ये नैतिकता की बात है। देखिए, नैतिकता क्या है? बीजेपी को चाहिए कि जो ये फोटो है, ये फोटो आप लोग देखें, मैं मीडिया कर्मियों को ये फोटो दिखाना चाहता हूं। ये जो फोटो है हमारे ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर साहब और हमारे एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज साहब, उनकी ये फोटो है। पहले इसको मीडिया कर्मी देखे बहुत अच्छी तरीके से, कौन क्या कर रहा है, कहां पर कौन मारपीट कर रहा है। अगर बीजेपी के अंदर नैतिकता बची है तो सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर इन पर कार्रवाई करें, इनको निष्कासित करें और ईमानदारी से आकर ये स्वीकार करें कि हाँ, हमें दलित पार्षदों के साथ अत्याचार हुआ है। अगर ये नहीं करते हैं तो ये लड़ाई आखिर तक लड़ी जाएगी। इसका अंजाम कुछ भी हो परवाह नहीं है। ये नैतिकता की लड़ाई है, ये हिंदू मुस्लिम मुद्दे की लड़ाई नहीं है। कल जो मीटिंग होने जा रही है, जो डीएम से मिलने जा रहे हैं, आप लोग सब लोग जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम उसमें विपक्ष के रूप में बिल्कुल साथ हैं, पूरी तरीके से साथ हैं।
10 तारीख को जो महापंचायत हो रही है? बिल्कुल 10 तारीख को जो महापंचायत हो रही है, देखिए बीजेपी के खिलाफ अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, बीजेपी का ये इतिहास रहा है, उन्होंने हमेशा से विपक्षी पार्टियों को दबाने का काम किया। और नगर निगम में, मेरठ छोड़िए, कई शहरों में ऐसा हो रहा है कि जहां पर विपक्ष के पार्षद पीटे जा रहे हैं। तो भाई ये तो एक मुत्तहिद होकर संगठित तरीके से बीजेपी के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, और हम उस लड़ाई में साथ हैं। बिल्कुल। तो क्या कोई और नहीं आंदोलन की भाई? आप देखिए कि सिर्फ 3 आप लोगों के, एक मुस्लिम लीग के, 2 आपकी पार्टी के पार्षदों के नाम दिए। तहरीर बार-बार बनती जा रही है, पर नई तहरीर आई जिसमें आप लोगों के जो 3 पार्षद हैं उनके नाम है। वही तो हम मुकदमा हो गया तो वही तो हम कह रहे हैं कि बीजेपी इसको हिंदू मुस्लिम पर डाइवर्ट करना चाह रही है। वो बार बार मुस्लिम पार्षद का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बीजेपी के महानगर अध्यक्ष। अगर हमारे पार्षदों पर मुकदमा होता है तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि वो बिल्कुल, अगर हमारे पार्षदों ने गलत किया है तो प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई करे। लेकिन अगर सत्ता के दबाव में कार्रवाई होगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे भाई। हम 24 घंटे में 16-17 घंटा रोजा रखने वाले लोग हैं। हम 1 महीने के लिए भी डीएम ऑफिस पर बैठ सकते हैं, कप्तान के ऑफिस पर बैठ सकते हैं। हम ये ऐलान कर रहे हैं, अगर हमारे पार्षदों के खिलाफ नाजायज तरीके से सत्ता के दबाव में अगर कोई कार्रवाई हुई तो हम कप्तान और डीएम साहब के कार्यालयों पर भूख हड़ताल करने का काम करेंगे। बिल्कुल। वैसे क्या लग रहा है इस मामले में? आप देख रहे हैं कि 30 तारीख से लेकर ये तमाम चीजें हो गई हैं। बीजेपी के लोग भी रोज चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक मुकदमे कायम नहीं हुए। असल में बीजेपी के लोग अपनी जो उनकी खींच है, जो उनकी खिंता है, उसको निकाल रहे हैं। वो सब जानते हैं हुआ क्या है, वो सब जानते हैं। अगर दलित पार्षदों को मारा गया, एक मूवमेंट उनके खिलाफ विपक्ष बना रहा है। वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से इसको दबाकर और हम एक मैसेज दें कि ये दलित वर्सेस बीजेपी नहीं है, ये दलित वर्सेस बीजेपी ना होकर ये बीजेपी वर्सेस एमआईएम है। बीजेपी वर्सेस एमआईएम प्लस बीजेपी वर्सेस मुस्लिम पार्षद। उनकी कोशिश ये है, और उस कोशिश में बीजेपी को कामयाब ना होने देने की जिम्मेदारी उन तमाम लोगों की है जो नैतिकता की और सेकुलरिज्म की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, आपको 3 आप लोगों के पार्षदों के उसमें नाम है, बाकी और पार्षदों के नाम नहीं है। वो चाहते नहीं है किसी और का मुकदमा, आप तो सीधे आप लोग टारगेट पर आगे, तो लड़ाई तो सीधी आपसे होगी। हाँ बिल्कुल, हम इस लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम बिल्कुल नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा बीजेपी से सीधा सीधा कहना यह है कि अगर हमारे पार्षदों ने वहां पर किसी महिला के साथ अभद्रता की, किसी महिला को जाति सूचक शब्द बोले हैं, तो जो सदन की रिकॉर्डिंग होती है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, हम ये मांग करते हैं कि बीजेपी उसको मीडिया कर्मियों को दे, उसको सार्वजनिक करे, उसको प्रशासन को दे। अगर उसमें हमारे पार्षद कुछ ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो हम यकीनन उन अपनी बहनों के साथ खड़े हैं जो ये आरोप लगा रही हैं कि हमें जाति सूचक शब्द कहे गए और हमें अभद्रता हमारे साथ की गई। एक मामला कहीं ना कहीं ये दिख रहा है ना, फिर वही बात घूमते आ जाती है भाई, तमाम विपक्ष एकजुट होकर इस मामले में नजर आ रहा है। लेकिन जो नई तहरीर आई है, इस पर तो सवाल खड़े होकर बाकी सबको तो निकाल के बाहर करा। अब तो सीधे आप ही लोगों के पार्षद के नाम है, तो क्या उन लोगों से भी बात करेंगे भाई आप हमारी लड़ाई में आप आएंगे? क्या जाएंगे सपा, लोकदल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सब लोगों के पास जाएंगे? वही मैंने कहा, तहरीर तो सीधा इशारा करे ना, तो आपसे लड़ाई, बाकी तो नाम ही नहीं। वही मैंने कहा ना कि बीजेपी ये जो चाहती है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इसको ध्रुवीकरण की तरफ ले जाना चाहती है, उसको कामयाब नहीं होने देना चाहिए। और रही बात तमाम विपक्षी पार्टियों की, तो यकीनन हमें उम्मीद है कि देखिए, जिस दिन ये घटना हुई है कि आप मीडिया में मेरा बयान मौजूद है, मैं थाने पर खड़ा होकर बयान दिया कि हम दलित पार्षदों के साथ हैं। जी बिल्कुल, मैं वहां मौजूद था और मैंने ये कहा कि हम दलित पार्षदों के साथ हैं, नैतिकता के आधार पर हम उनके खिलाफ खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं बीजेपी के खिलाफ। लेकिन आज अगर, और मुझे नहीं मालूम था उस वक्त, हमें ये अंदाजा नहीं था कि बीजेपी ये सब कुछ हमारी तरफ मोड़ देगी, हमें अंदाजा नहीं था। लेकिन आज अगर हमारे पार्षदों के खिलाफ या हमारी पार्टी के किसी पदाधिकारी के खिलाफ बीजेपी इस तरह से कोई षड्यंत्र रचती है, तो हमें भी उम्मीद है नैतिकता के आधार पर वो तमाम दल हमारे साथ हैं। 24 का चुनाव नजदीक है और फिर आपने सबकी नजदीकी हुई है। निकाय चुनाव में आप लोगों ने देखी कि 2nd नंबर पे आप रहे थे, तो कहीं 2024 नजदीक आ रहा है, आप देख रहे कभी चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? देखिए, चुनाव का जो मसला है 2024 के चुनाव का, यकीनन बीजेपी की नजर उसी पर है। वो इसीलिए ध्रुवीकरण की बात कर रही है, उसी वजह से वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि 2024 के चुनाव को इससे ना जोड़कर देखा जाए। जो नैतिकता कहती है, वहां पर गुंडागर्दी की गई है, वहां पर जाति की गई है दलित पार्षदों के साथ, तो उसके लिए आप तमाम को, जो हमारा विपक्ष है, उनको खड़ा होना पड़ेगा और हम बहुत मजबूती से खड़े हैं। लेकिन अगर ये लड़ाई हमारी तरफ आती है, ये लड़ाई अगर हमारी तरफ आती है कि बीजेपी ये चाहती है कि मुस्लिम पार्षदों का नाम लेकर हम फजल करीम, आसिफ सैफी और रिजवान अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें जेल भेजने का काम करें, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने पार्षदों को अकेले जेल नहीं भेजेगी। हम यकीनन मेरठ की जो जेल है उसको भरने का काम हम करेंगे। मेरठ की जेल भरेंगे? बिल्कुल भरेंगे, बिल्कुल भरेंगे।
से बात हुई इस मामले में तमाम पार्टी? हमारी पार्टी के तमाम जो हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं, हमारे पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष मेहताब चौहान साहब, प्रदेश अध्यक्ष अली जनाब शौकत अली साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन सबके संज्ञान में ये मसला है। पहले दिन से संज्ञान में ये मसला है और वो बिल्कुल इसको पूरी तरह से देख रहे हैं। जब जरूरत होगी हमारी पार्टी पूरी तरह से इसमें कूदने के तैयार है, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर से लेकर तमाम जगहों से।